हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA लर्निंग पर। आज मैं आप सबके सामने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की रिवीजन वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन फिर भी मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पमना 2002 में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में बताएगी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, क्योंकि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग रखना है इसको। सेक्शन 2 क्लॉज यू में प्रोसेस ऑफ क्राइम की डेफिनेशन है और सेक्शन 2 क्लॉज वाई में शेड्यूल ऑफेंसेस की डेफिनेशन है। सबसे पहले जिस सेक्शन शुरू होता है हमारा पमना में वो आता है सेक्शन 4, जो कि होता है कि पेनल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन जिसने कमिट किया ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसके ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी, जो कि कम से कम 3 साल की सजा होगी, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों हो सकता है। दूसरा, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि शेड्यूल के पार्ट 1 के पैरा 2 में बताया गया, यानी कि जो शेड्यूल ऑफेंस है उसके पार्ट 1 के पैरा 2 में बताया गया वो ऑफेंस है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी वो 10 साल कर दी जाएगी, 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। फिर रहते हैं सेक्शन 5 to 10 हमारा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है। सेक्शन 5 to 10 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें ये क्या कहते हैं कि कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर के पास अगर ये रीज़न टू बिलीव है, उनके पोजीशन में कोई मटेरियल है जिससे उनको ये रीज़न लगता है कि किसी भी पर्सन के पोजीशन में प्रोसेस ऑफ क्राइम या किसी पर्सन ने कमिट किया शेड्यूल ऑफेंसेस, और वो जो प्रोसेस ऑफ क्राइम है वो लाइकली टू कंसिडर डीन है डेट, जो कि रिजल्ट करेगा प्रोसीडिंग को भी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 180 डेज तक। ये जो भी अटैचमेंट का ऑर्डर है वो ऑर्डर सीरीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा अपॉन एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। कोई भी अटैचमेंट हम प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते अनलेस अगर हम ये 3 चीज़ें नहीं करते हैं। रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट, और सेकंड होता है कि कंप्लेंट फाइल बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर सच कॉग्निजेंस, और सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट फाइल अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ अदर कंट्री। ये 3 चीज़ें किए बिना हम अटैचमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जो ऑफिसर या डायरेक्टर है उनकी पोजीशन में जो उन्होंने जो ऑर्डर पास किया अटैचमेंट और उनकी पोजीशन में जो भी मटेरियल वो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देंगे सील्ड एनवेलप में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी वो उस ऑर्डर को मटेरियल को जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड उसके लिए होगा उसमें से उनको प्रोसेस करके रखेगी, अपने पास रखी रहेगी। फिर उसके बाद ये जो भी ऑर्डर आया है डायरेक्टर ऑफिसर का अटैचमेंट का, ये किसी भी प्रॉपर्टी पर्सन को जो कि इंटरेस्टेड है फ्रॉम एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनको प्रिवेंट नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी से एंजॉयमेंट अभी भी उठा सकते हैं अटैचमेंट के बावजूद। फिर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगेगा तो वो नोटिस इश्यू कर सकती है उन पर्सन को जिन्होंने कमिट किया ऑफेंस जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन किएंगे मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उनको नोटिस देगा, जो कि कम से कम 30 दिन का नोटिस देगा। उनसे कहेगा कि आप बताइए किस सोर्स से आपके पास वो इनकम आई है, एसेट्स आई है जो कि अटैच हुई है अंडर सेक्शन 5 में, और उनको शो कॉज नोटिस देगा कि क्यों ना आपकी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको हम डिक्लेयर कर दें कि वो प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी, और उसको कॉन्फिस्केट कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी वो अपने डिसीजन जो होगी उसको फाइनलाइज करेगी। वो डिसीजन 3 चीज़ों की बेसिस पे डिसीजन लेगी। सबसे पहले तो जो उन्होंने जो नोटिस मांगा था, जो नोटिस जो इशू किया था कंसर्न पर्सन को, उनसे जो रिप्लाई आया उस रिप्लाई को कंसिडर करेगी। उसके बाद कंसर्न डायरेक्टर या एग्रीड पार्टी को हियर करेगी, उनको सुनने के बाद, या फिर कोई भी मटेरियल उनके पास उनको मिला है, उनके पोजीशन में है, उन मटेरियल को वेरीफाई करने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद वो इस रिजल्ट पर आती है, ये ओपिनियन कैरी करती है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो ऑर्डर पास कर देगी अटैचमेंट ऑफ उस प्रॉपर्टी का अटैच करने का कंफर्म ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि सेक्शन 11 क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी वो अपनी सभी रिपोर्टिंग एंटिटी वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटी अपने क्लाइंट्स की और बेनिफिशियल ओनर की। 4 तरीके से वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले तो आधार ऑथेंटिकेशन का होगा, बैंकिंग कंपनी करती है। फिर अदर रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करती है कि वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करती है आधार का। फिर जो पासपोर्ट इशू है अंडर पासपोर्ट एक्ट उससे वेरिफिकेशन होगी, या फिर कोई भी अदर ऑफिशियली वैलिड वेरिफिकेशन का मोड ऑफ वेरिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इस बिहाफ में। प्रोवाइडेड एट पहला प्रोविजन सेक्शन 11A का क्या आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है बैंकिंग के अलावा किसी अदर रिपोर्टिंग एंटिटी की कि वो भी कॉम्प्लाई करेंगे वो जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी आधार ऐड के अंदर दिया गया है, या फिर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है टू डू सो, तो वो क्या परमिट करेंगे नोटिफिकेशन के जरिए उन अदर एंटिटीज़ को भी कि वो जो क्लॉज ए में आधार आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको वो भी कॉम्प्लाई करेंगे। फिर सेकंड प्रोविजन क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट प्रोविजन में जो नोटिफिकेशन उसको नहीं इशू कर सकती विदाउट कंसल्टेशन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एप्रोप्रिएट रेगुलेटर, इन दोनों की कंसल्टेशन के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं इशू करेगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि ऑथेंटिकेशन कर रहे
सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में जो भी ऑथेंटिफिकेशन करे आधार ऑथेंटिफिकेशन का बैंकिंग एंटिटी, तो वो जो अदर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी वाला, वो भी अपने क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर को प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो भी क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर को जो मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया जाए ए बी सी डी, वो उनके ऊपर ऑप्शन है, वो कोई भी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ले सकती है, लेकिन कोई भी क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर डिनाई नहीं करते सर्विस ऑफ नॉट हैविंग आधार नंबर। जो भी क्लॉज ए और क्लॉज बी में आधार ऑथेंटिफिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है आधार का, तो जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है या वो अपने क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की ना ही आधार नंबर या फिर कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। अब सेक्शन 12 हमारे क्या कहते हैं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज मार्केट की ऑब्लिगेशन क्या होती है। इनकी हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो होगी वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन कम से कम 5 सालों तक का फ्रॉम द डेट जिस दिन उनका ट्रांजैक्शन सीज हुआ है बिटवीन क्लाइंट और बैंकिंग कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन सीज हुए, उससे 5 साल तक वो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का मेंटेन करके रखे रहेंगे। दूसरा, वो डायरेक्टर को फर्निश करेंगे वो सभी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर ने मांगा है उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रिस्क्राइब टाइम में, और वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखेंगे जो कि उनकी क्लाइंट की जो आइडेंटिफिकेशन का से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट उनको भी स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन किया उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सेक्शन 12 ए क्या कहते हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर जो भी है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी से जो उन्होंने मेंटेन किया सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट डायरेक्टर मांग सकते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी वो सभी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर को फर्निश करें जो उसने मांगा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ए में। फिर सेम एज अदरवाइज, यानी कि मतलब जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर को मिला है वो डायरेक्टर अगर किसी अदर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो उसको डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को मिला है, ऑफिसर को मिली है, वो सभी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। सेक्शन 13 के डायरेक्टर के पास पावर क्या है कि फाइन इम्पोज करने की, यानी कि डायरेक्टर या तो सुबह मोटी या कोई भी एप्लीकेशन उसे बैंकिंग कंपनी ने, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑफिसर ने दिए तो उसके बेसिस पे वो इंक्वायरी करवा सकता है, और उस इंक्वायरी के बेसिस पे उसे लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट और बैंकिंग कंपनी ने या फिर किसी भी ऑफिसर ने वायलेट किया सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 की कंडीशन का प्रोविजन का वायलेशन किया, तो उनके पे पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि पेनल्टी होगी 10,000 रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन उसे एक्सटेंड 1 लाख रुपये तक की किया जा सकता है हर डिफॉल्ट के केस में। अब उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 25 आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि सेक्शन 25 के मामला पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल जो कि हियर करेगा अपील अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट की अपील को सुनेगा। सेक्शन 26 के कहते हैं अपील एपेलेट ट्राइब्यूनल, या फिर डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीड है वो अपील कर सकते हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास, या फिर कोई भी डायरेक्टर जो कि एग्रीड है ऑर्डर, कोई भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट जो कि डायरेक्टर के ऑर्डर से एग्रीड है वो अपील करेंगे एपेलेट ट्राइब्यूनल। जो ये अपील करेंगे वो 45 दिन के अंदर करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और डायरेक्टर। लेकिन अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल चाहे तो 45 दिन के बाद भी अगर हम अपील करें तो उसको एक्सेप्ट करेगा, जनरल मतलब रिजनेबल ग्राउंड रहेगा तो वो अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद क्या एपेलेट ट्राइब्यूनल जो होगा वो कंसर्न पार्टी को सुनेगा और उसके बाद या तो वो उनके ऑर्डर को कंफर्म करेगा, मॉडिफाई कर सकता है या सेट असाइड कर सकता है। एपेलेट ट्राइब्यूनल जो वो अपने ऑर्डर की कॉपी जो होगी सभी कंसर्न पार्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा। एपेलेट ट्राइब्यूनल जो होगा वो उस अपील से डील करेगा एज एक्सपीडिशनली एज पॉसिबल और डिस्पोज ऑफ कर देगा अपना ऑर्डर 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अपील। सेक्शन 35 के कहते हैं प्रोसीजर पावर ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल के। एपेलेट ट्राइब्यूनल जो होती है वो बाउंडेड नहीं होती, प्रोसीजर को लेट डाउन किया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, यानी कि एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास खुद पावर होती है कि वो अपना खुद का प्रोसीजर बना सकती है। वो एपेलेट ट्राइब्यूनल बस गाइडेड होगा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसके होगा। एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने फंक्शन जो ड्यूटी से डिस्चार्ज कर सकती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो सिविल कोड को जो पावर दिया गया है कि वो कोई चीज सूट से रिलेटेड इन पावर को यूज कर सकते थे, तो एपेलेट ट्राइब्यूनल भी यूज किया, जैसे कि समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम होल, और डिस्कवरी और प्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट और इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, ये 4 पावर यूज कर सकते हैं ट्राइंग सूट से। सेक्शन 38 के डिसीजन जो भी दिया जाएगा वो मेजॉरिटी लेगा एपेलेट ट्राइब्यूनल। सेक्शन 41 होता है कि सिविल कोर्ट के पास कोई भी जुरिडिक्शन नहीं था, अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास कोई भी ऑर्डर है तो सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सेक्शन 42 के अपील हाईकोर्ट, अगर कोई भी पर्सन जो कि एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीड हो हाईकोर्ट के पास अपील कर सकते हैं, जो कि 60 दिन के अंदर करेगा। हाईकोर्ट फर्दर 60 दिन का और एक्सटेंशन दे सकते हैं। सेक्शन 43 के 47 कहते हैं ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट। सेक्शन 43 क्या कहते हैं कि जो डील करते हैं स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड, यानी कि ये सेक्शन 43 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ये कोई भी ट्रायल जो कि ऑफेंसेस है
ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी ऑफेंसेस है उसको नोटिफाई कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन को कि जो स्पेशल कोर्ट होगा, जो स्पेशल कोर्ट होगा उन एरिया या एरियाज से या उन क्लास ऑफ एरिया से जो कि स्पेसिफाइड करेगा नोटिफिकेशन के जरिए। सेक्शन 45 हमारा क्या कहते हैं कि ऑफेंसेस जो कि अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हो गए, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो भी लिखा है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कोई भी पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिस में इन्वॉल्व है उसको बेल नहीं इश्यू हो सकती खुद के ओन पर, यानी कि वो उसे बेल तभी इश्यू की जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसकी बेल को अपोज किया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ओपोजिशन के बावजूद कोर्ट को ये लगता है कि वो जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, और अगर उसने अगर मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम किया भी है तो वो बेल पर जब उसे बेल मिलेगी तो वो उस बेल के ड्यूरिंग द बेल में वो ऐसा कोई भी काम दोबारा नहीं करेगा। या फिर कोई भी पर्सन जो कि 16 साल से नीचे के कम की उम्र का, या फिर कोई वुमेन या सिक और इनफर्म पर्सन, या फिर उसने खुद किया है या फिर किसी दूसरे के साथ मिलकर जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया और वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो स्पेशल कोर्ट जो है उसे बेल इशू कर देगी, उसकी बेल कर देगी। अब आते हैं डिफिनेशंस करस्पॉन्डिंग लॉ का, ऑफकोर्स ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टैंड। कॉरस्पॉन्डिंग लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा किसी फॉरेन कंट्री में ऐसा लॉ जो कि सिमिलर टू ये पमला से रिलेटेड है और जो ऑफेंसेस यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है उससे जो लेते हैं उस कंट्री में भी वैसे ही ऑफेंस हो रहा है और उससे रिलेटेड वहाँ का लॉ है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग लॉ कहते हैं। फिर ऑफेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, यानी कि किसी आउटसाइड इंडिया के बाहर किसी कंट्री में कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के उस कंट्री में वो ऑफेंसेस को ट्रीट किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग, और अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता है तो वो शेड्यूल के पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में आता वो कवर होता है, शेड्यूल के पार्ट बी पार्ट सी में कवर होता है, और उस जो इंडिया के बाद जो ऑफेंस हुआ उसका कोई पार्ट या प्रोसेस ऑफ क्राइम जो है पूरा प्रोसीजर या उसका कोई पार्ट कुछ पार्ट इंडिया में लेकर आया गया, या फिर इंडिया में वो ऑफेंस हुआ है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में और उसका उस प्रोसेस ऑफ क्राइम का कुछ पार्ट या पूरा प्रोसेस ऑफ क्राइम इंडिया के बाहर लेकर गए या लेकर जाने की कोशिश कर रहे तो उन्हें ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन कहते हैं। सेक्शन 55 के कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री या प्लेस जो कि इंडिया के बाहर है जिनके साथ हमने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनके साथ अरेंजमेंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट कर रही है उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ या तो ट्रीटी की वजह से जरिए किसी अदर रीजन के किसी अदर वजह से या फिर अदरवाइज किसी और अदरवाइज कर रही है। सेक्शन 56 क्या कहते हैं एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे वो एंटर करेगी कि जो पमला है वो उस कंट्री में भी इन्फोर्स होगा, और फिर एक्सचेंज करेगी इन्फॉर्मेशन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी जो उस कंट्री में जो लॉ इन्फोर्स कर रहा है और जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है तो उन इन्वेस्टिगेशन में वो कंट्री उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनको कोऑपरेट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में ये नेसेसरी करेगी कि ये एग्रीमेंट वहाँ पे इंप्लीमेंट हो और वहाँ का कोई ऐसा पमला से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है वो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा। फिर सेक्शन 57 क्या कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, यानी कि अगर कोई इंक्वायरी हो रही है इंडिया में पमला से रिलेटेड किसी पर्सन से की तो और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी सुपीरियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो कि अदर कंट्री में है तो वो मतलब उसको वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए पमला की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि उस कंट्री से वो इन्फॉर्मेशन मांगा जाए। स्पेशल कोर्ट को लगेगा कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो उस कंट्री को उन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा और उनसे कहेगा कि आप जो लेटर दिया गया उसमें जो फैक्ट्स इसमें डिस्क्लोज किए उस फैक्ट्स को एग्जामिन करिए और वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करिए और उस इन्फॉर्मेशन को तुरंत हमारे पास डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एविडेंस आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ये जो मैनर बताया जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिसीव जो होगा सेक्शन 57 के अंदर उसको माना जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किए गए पमला के अंदर ही वो माना जाएगा। अब सेक्शन 58 है कि असिस्टेंट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन, यानी कि जैसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने फॉरेन की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह फॉरेन की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे पास है तो वो यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी कि आप वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करके कलेक्ट करके उन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को दे दीजिए। अब आते सेक्शन 62 आते हैं पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस सर्च, यानी कि फॉल्स गलत सर्च, यानी कि 62 क्या कहता है कि अगर कोई अथॉरिटी या ऑफिसर जो कि इस एक्ट में जो एक्ट रूल्स के अंदर जो पावर उसको दी गई वो उस पावर को मिसयूज कर रहा है, यानी कि मिसयूज कर रहा है किसी भी मिसयूज करते हुए किसी भी और मिसयूज कर रहा है और रिजल्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा राइटिंग में और किसी भी प्लेस किसी की भी बिल्डिंग और जगह को जाकर सर्च कर या फिर किसी भी पर्सन को अरेस्ट
हरेस्ट कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है बिना किसी की रीज़न के बेवजह जाकर फालतू का कर रहा है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर 2 साल की सज़ा दी जा सकती है या फिर दोनों दिया जा सकता है। सेक्शन 63 क्या कहते हैं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई पर्सन जानबूझकर ऑफिसर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ताकि किसी दूसरे पर्सन के घर में छापा मारा जाए या फिर उसकी इज्जत को छाला जाएगा, एकदम उसको पूरी तरीके से एकदम बदनाम कर जलील कर दिया जाए, तो उस केस में उनको भी वही पेनल्टी लगाई, 2 साल तक की सजा दी या 50,000 का फाइन लगाई या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। या फिर किसी पर्सन से कोई डॉक्यूमेंट मांगा कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है या फिर उसने किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए कहा कि वो साइन नहीं किया या फिर उससे कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट को लेकर इस जगह आ जाना, वो नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में उसमें पेनल्टी लगाई जो कि 500 रुपये से कम की नहीं होगी, लेकिन उन्हें 10,000 रुपये तक एक्सटेंड किए जाते हैं हर फेलियर पे। अब सेक्शन 66 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर या किसी भी अथॉरिटी को डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो उन्हें लग रहा है कि किसी अदर बॉडी अथॉरिटी और ऑफिसर के मतलब उन्हें लग रहा है कि वो किसी अदर लॉ को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, तो फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे उस ऑफिसर अथॉरिटी और बॉडी के साथ जो उस लॉ के अंडर कवर हो रहे हैं, उन इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। सेक्शन 70 के लिए तो ऑफेंसिव बाय कंपनी, अगर कंपनी ने वॉयलेट के इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस या डायरेक्शंस का, तो कंपनी और जो ऑफिसर होंगे डिफॉल्ट के, जिन ऑफिसर ने डिफॉल्ट के वो लायबल होंगे पनिशमेंट की, लेकिन कोई भी ऐसा पनिशमेंट उन्हें नहीं दिया जाएगा अगर उन्होंने ये जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ और उन्होंने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया है। सेक्शन 71 क्या कहते हैं कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि अगर एक बार पमला के अंदर प्रोसीडिंग्स ईडी ने शुरू कर दी तो उसके बाद आईबीसी के अंदर भी अगर हमने डिफॉल्ट किया है और आईबीसी के अंदर अगर आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं तो मॉनिटोरियम पीरियड आ गया, तब भी ईडी जो होगा जिस प्रॉपर्टी पर अटैच जो प्रॉपर्टी पमला के अंदर अटैच हुई उस पर मॉनिटोरियम पीरियड नहीं लगेगी, यानी कि उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स पमला के अंदर ही चलेगी, पमला आईबीसी को भी ओवरराइड करता है। फिर सेक्शन 72 हमारा कहते हैं कि डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में हम कॉन्टिन्यूएशन प्रोसीडिंग्स क्या करेंगे। अगर डेथ हो जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी अटैच होगी और हमने अपील नहीं किया और डेथ या इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो ऑफिशियल असाइनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपील प्रेफर कर सकते हैं, और अगर हमने अपील की और अपील के बाद डेथ या इंसॉल्वेंसी हो रही है तो उस केस में भी ऑफिशियल असाइनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पमला खत्म हो जाता है, पमला 2002। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किया हो, लेकिन मेरे लिए जिस तरीके से मैंने अपने प्रिपरेशन की उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को रिवीजन में बताया क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया है। कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए होंगे वो मुझे लग रहा है, कहीं कुछ पॉइंट्स मैंने मिस भी किया होगा, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, अपनी तरफ से भी आप अपने साइड से भी थोड़ा कोशिश करिएगा, अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया हमारा पमला ख़त्म हो गया है। एक्चुअली मैंने पमला का प्रिपरेशन कुछ बहुत पहले किया था, 3-4 हफ्ते पहले किया था, उसकी रिवीजन में बना नहीं पा रहा था, थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए डिले हो गया, तो उस वजह से थोड़ा पॉइंट मेरा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो मिलते हैं अब आप लोगों के साथ दूसरी रिवीजन वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ नवंबर 2022 की। तब तक के लिए बाय बाय।